देखिए भाई, वेव ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट डे जब जिस दिन मैंने आपको ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उस दिन मैंने बताया था कि वेव ऑप्टिक्स बेसिकली ऑप्टिक्स की वो कैटेगरी है जिसमें हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं, एंड उसके वेव नेचर के बेसिस पे जो भी फिनोमेना एक्सप्लेन किए जाते हैं, उन सारे फिनोमेना को हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे, है ना। तो वेव थ्योरी या फिर वेव नेचर क्या है लाइट का, इसको समझते हैं। देखिए समझिए भाई, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी जिसमें लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया गया, वो फर्स्ट थ्योरी थी हाइजन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पर हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए समझिए, बेसिकली हाइजन की जो वेव थ्योरी थी वो उस टाइम पे आ गई थी जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की ही वेव्स पता होती थी, दैट इज मैकेनिकल वेव्स। देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन थी, तब ये बात है 1690 एडी की। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की भी कोई चीज होती है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, क्लार्क मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया, ये काफी बाद में दिया है। बट जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता था, तब तक माना जाता था कि वेव सिंपली क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड है, एंड वेव जो होती है उसमें डिस्टरबेंस ही ट्रांसफर हो रहा है, एंड वो डिस्टरबेंस मीडियम पार्टिकल का होता है, एंड मीडियम पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर होने वाली जो वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मतलब एट दैट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही जानते थे। ओके, तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लाइट के बारे में स्टडी करते थे, लाइट को एनालाइज करते थे, तो प्रॉब्लम होती थी कि लाइट के कई फिनोमेना ऐसे थे जो वेव नेचर की तरह दिख तो रहे हैं, बट लाइट को हम वेव बोले तो कैसे बोले। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि तब हमें मैकेनिकल वेव के बारे में ही पता है, एंड लाइट अगर एक मैकेनिकल वेव बोल दी जाए, तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बट सन से अर्थ तक तो लाइट आ रही है, जबकि बीच में कोई मीडियम नहीं है तब भी। तो आखिर लाइट को हम वेव कैसे बोल दें, ये प्रॉब्लम थी। इस वजह से कोई थ्योरी इसके पहले नहीं आई जिसने लाइट को वेव बोला हो। सबसे पहले हाइजन ने जब ये थ्योरी दी, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को पहले उन्होंने बैलेंस किया। उन्होंने बोला कि बेसिकली आप जिसको फ्री स्पेस बोलते हैं, जिसको आप वैक्यूम बोलते हैं, वो वैक्यूम भी एक्चुअल में फ्री स्पेस नहीं है। एक्चुअल में हर एक पॉइंट पे, यूनिवर्स के हर एक पॉइंट पे एक मीडियम स्प्रेड है, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड ल्यूमिनिफरस ईथर। वो मीडियम क्या है, ल्यूमिनिफरस ईथर। तो इन्होंने सबसे पहला ही एजम्पशन जो ले लिया वो ये कि हर एक पॉइंट पे एक मीडियम स्प्रेड है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं पहले। तो इन दिस थ्योरी it is assumed that a medium is spread everywhere, which is called luminiferous ether। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते ही, जैसे ही आपने ये बोल दिया कि हर एक पॉइंट पे एक मीडियम है, तो अब उसके बाद तो लाइट को वेव बोलना किसी के लिए टफ रह ही नहीं गया, क्योंकि लाइट वेव अगर बोल देंगे तो अब हमने हर जगह मीडियम ले लिया है, तो मीडियम के अंदर लाइट एक एज अ मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर सकती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एजम्पशन ले लिया गया, उसके बेसिस पे पूरी की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी गई। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपनी वेव थ्योरी के अंदर सिर्फ इतना सा एक पॉइंट बोला, इन्होंने और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया इस थ्योरी के अंदर, सो दैट कि हम आज भी इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। इस 1690 में जो थ्योरी आई थी उसको हम आज भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहां पर उन्होंने दिए, कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस भी दिए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कि इस थ्योरी के अंदर क्या एज्यूम किया गया, एज्यूम this theory assumes light as a wave. Next point,
This theory is valid for all kind of waves. मतलब ये जो थ्योरी है ये पर्टिकुलरली सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, वेव थ्योरी है, हाइजेंस वेव थ्योरी। तो ये वेव थ्योरी हर एक तरह की वेव के लिए एप्लीकेबल है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे हट करके जितनी भी वेव्स हैं, दैट मीन आप अगर किसी मैकेनिकल वेव की बात करें, किसी मीडियम के अंदर साउंड वेव की बात करें, किसी की भी बात करें, सबके लिए आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इस थ्योरी के अंदर एक पॉइंट ये एज्यूम किया गया, it is assumed in this theory, it is assumed that the light travels in the form of wave front। लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो ठीक है सर, ये पूरी बात तो समझ में आ गई, बट ये नहीं समझ में आया, व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या है? चलिए फिर वेव फ्रंट को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज वेव फ्रंट? ओके, देखिए, तो वेव फ्रंट को समझने के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज यहाँ पर एक ये एक टैंक है जिसको आप टॉप व्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? आप टॉप व्यू देख रहे हैं, टैंक है टॉप साइड से आप देख रहे हैं। उसमें पूरे में आपने क्या किया हुआ है, एक मीडियम है जिसको फिल कर रखा है, मतलब एक लिक्विड है, मीडियम नहीं, एक लिक्विड है जिसको फिल कर रखा है। एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट वाटर ही है यहाँ पर इस टैंक में, है ना। यहां से मैंने क्या किया, इस पे कुछ हाइट से इस टैंक पे एक स्टोन को ड्रॉप किया। जो स्टोन जाएगा और जाकर के इस टैंक में इस वाटर की सरफेस पे जाकर के हिट करेगा। हिट करने के बाद तो आपको पता ही है, तो सबमर्ज हो जाएगा, है ना, ये इसके बाद सिंक हो जाएगा, स्टोन है। बट जब ये हिट करेगा तो जो मोमेंटम ये कैरी कर रहा था, वो मोमेंटम वाटर के पार्टिकल्स को क्या करने वाला है, ट्रांसफर करेगा ना। बताइए, वो मोमेंटम क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होगा। अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको पता है इसके अराउंड कुछ इस तरह से आपको रिपल्स बनते हुए दिखते हैं ना। बताइए, जहां पर इसने स्टोन ने स्ट्राइक किया था वहां पर आपको कुछ इस तरह से रिपल्स बनते हुए दिखते हैं, इस तरह से, एंड देन फर्दर ये एक्सपेंड हो रहे होते हैं। ऐसा कुछ दिखता है क्या? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। क्या कॉमन है इस रिपेल के बारे में, क्या बता सकते हो? साइड व्यू देखिए, साइड व्यू पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसे हमें रिपल्स बनते हुए दिख रहे हैं, एंड ये एक्सपेंड भी होना है विद टाइम। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपल्स जो बन रहे हैं इनमें क्या हो रहा है कॉमन? अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक रेडियस का यहाँ पर एक सर्कल इमेजिनरी ले लूं, ये मैंने एक सर्कल ले लिया है, एंड इस सर्कल पे मैंने कुछ पार्टिकल्स को ले लिया है। तो हम इन पार्टिकल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, बताइए। इन पार्टिकल्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या कॉमन है इनके साथ? सोचो सोचो, बताओ क्या कॉमन है। ये जो पार्टिकल मैंने दिखाए हैं इस डायग्राम में, इन पार्टिकल्स के साथ क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? ये सारे पिंक कलर से दिखाए हैं, ये बताओ क्या कॉमन है भाई? सर सारे एक ही वेव फ्रंट पे। वेव फ्रंट तो मुझे पता ही नहीं क्या है, उसी को तो एक्सप्लेन करना है। और कोई वर्ड यूज करो, सही डायरेक्शन जा रहे हो बट और कुछ यूज करो टर्म। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने पीक पॉइंट पे जाएंगे, एक साथ अपने लोवेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, है ना। एक साथ इनका जो मोशन है, हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं ये सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में मोशन कर रहे होंगे। बोलो भाई, सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में मोशन कर रहे होंगे, ये होगा या नहीं होगा? फेज का मतलब आपको क्लियर है ना, वेव्स के अंदर आपने पढ़ा था, सारे एक साथ
अपने पीक पर हैं, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, या सारे एक साथ मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, इस तरह का कुछ हो रहा है ना? बताइए, ऐसा ही होगा? तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जिनका फेज कॉमन है, फेज सेम है, उन सारे के सारे पार्टिकल्स का लोकस जो होता है, इसको ही हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ वेव फ्रंट। क्लियर है? तो ये वेव फ्रंट का एक एग्जांपल है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब हम वेव फ्रंट किसको बोल रहे हैं। तो आप वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लोकस ऑफ all the particles, the locus of all the particles vibrating in same phase is known as wave front। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेव फ्रंट। चलो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो पॉइंट था ये तो बहुत ही क्लियर था। अब अगला पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा आपको और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये हाइजन कह रहा है। हाइजन की पूरी थ्योरी है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट becomes the source of secondary wavelets किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक वेवलेट के सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ये क्या बोल दिया पता नहीं। दैट इज इट emits secondary wavelets in all direction। क्या हो रहा है? ये जो पॉइंट होगा, ये किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड हर डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करने वाला है। अच्छा, चलो क्लियर तो नहीं है बट मान लेते हैं, चलो ठीक है ऐसा मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी है इसी पे। अब ये भी क्लियर नहीं है बट इसके बेस्ड जो है एक और पॉइंट भी है, वो भी लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है। द टेंजेंट प्लेन to these secondary wavelets in forward direction represents new position of wave front। represents the new position of wave front। अब भाई ये दो पॉइंट आ गए हैं, पता नहीं क्या है, कोशिश करते हैं कि समझ में आए। देखो, मैंने आपसे बोला कि लेट, वही जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, तो उसी तरह के मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि लेट यहाँ पर वो जो केस मैंने लिया था, वो जो एग्जांपल लिया था वेव फ्रंट का, वो बेटा कैसा वेव फ्रंट था? वो सरफेस पे वेव्स ट्रेवल कर रही थी। अगर आप एक लाइट के सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, एक लेट हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिया है, तो अब उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट चलेगी, लाइट वेव्स जाएंगी, वो तो हर एक डायरेक्शन में जाने वाली है रेडियली। बताओ, रेडियली हर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएंगी। तो इस केस में वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए? तो इस केस में तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। बताओ बेटा, स्फेरिकली ये हर डायरेक्शन में अगर वेव फ्रंट जा रही है तो वेव तो ऐसे जा रही है ना। वीडियो में स्विच करके देखेंगे, क्लियरली थोड़ा समझ में आएगा। भाई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से वेव्स तो ऐसे जा रही है हर डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल।
तो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेट मैंने एक वेव फ्रंट यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया कि लेट ये वेव फ्रंट था, सपोज कि दिस इज अ वेव फ्रंट। बताइए, मान लिया कि सर सपोज किसी इंस्टेंट पे ये है वेव फ्रंट। अब अच्छा, ये अगर वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट का, अब ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है एंड वो सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसमें मैं एक पॉइंट ये कंसिडर कर लूं तो ये पॉइंट जो है वो इटसेल्फ एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा एंड इससे भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है यहाँ से। तो इसके लिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो आप एक, भाई इसको एक अलग सोर्स की तरह ट्रीट करिए, पॉइंट सोर्स है, इससे भी रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन की तरफ वेव्स जा रही हैं। तो इसके लिए भी तो एक ऐसा ही आप यहाँ पर वेव फ्रंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना, इसको हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बोला है। दिस इज द सेकेंडरी वेवलेट। ऐसे यहाँ पर अगर एक पॉइंट ले लूं तो ये पॉइंट भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट, ये भी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो इससे भी आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी, तो सेकेंडरी वेवलेट जो होगी, मतलब हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर दिखा देते हैं। लेट एक ये पॉइंट ले लिया, इससे भी ऐसे जाएंगी। बताइए ठीक है क्या? एक पॉइंट ये दिखा दिया है, इससे भी लाइट रेज ऐसे जाएंगी। बताओ बेटा, ठीक है? तो हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या करें? ये तो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ऐसा कुछ कहा जा रहा था। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार कि ठीक है, चलो वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इससे हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है। अब बोला जा रहा है टेंजेंट प्लेन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं, इन पे एक टेंजेंट प्लेन कंसिडर करिए इन सब के लिए, एंड वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या हुआ? तो मैं ये एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, बताइए ऐसे ही होगा ना टेंजेंट प्लेन, जो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए टेंजेंट हो। बोलो ठीक है ना बेटा? तो दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब अगर आप इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, आप इसको अगर प्राइमरी वेव फ्रंट बोल दें, तो यहां से ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स एंड इन सब की हेल्प से आप न्यू पोजीशन बता सकते हैं वेव फ्रंट की, ये होगी। दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। बताइए ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? देख लीजिए और बताइए कोई डाउट है तो। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है जो मैंने लिखा तो नहीं है बट बोला है मैंने, और वीडियो में अगर देखा होगा तो मैंने दिखाया भी है कि लाइट जो है वो इस पॉइंट सोर्स से रेडियली हर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अगर पॉइंट सोर्स था, लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही, तो ऐसे जा रही है हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट। लाइट तो ऐसे गई है, बट जो आपको वेव फ्रंट मिल रहा है, वेव फ्रंट कैसा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो ऐसे दिखाएंगे ना, बट वेव फ्रंट जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेव फ्रंट कैसा है बेटा? वेव फ्रंट ऐसा है, बताइए। तो आपको हमेशा ये एक पॉइंट याद रखना है कि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के नॉर्मल मिलने वाला है ना? यहाँ स्पेरिकली हर डायरेक्शन जा रही थी इसलिए स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो ये एक पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ propagation of wave is normal to the wave front at every point. Direction of propagation of wave is normal to the wave front at every point. ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो अब इसी पॉइंट के बेसिस पे अब हम आगे के भी कुछ पॉइंट की बात कर सकते हैं, जैसे कि शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए वेव फ्रंट जो होगा उसका भी शेप डिफरेंट मिलने वाला है। जैसे कि पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट कैसा होगा ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता तो वेव रेडियली जा रही है डायरेक्शन की तरफ, एंड इन दिस केस जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल मिला है, कुछ ऐसा। अब ऑब्वियसली अगर आप उस वाले पॉइंट को देखेंगे तो इनिशियली अगर वेव फ्रंट यहाँ पर आपने कंसिडर किया तो फिर आप सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट कराएंगे, उसको एमिट कराने के बाद यहाँ से अगर आप देखें सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे बनेंगे हर एक पॉइंट से, देन फॉरवर्ड एक्शन में एक और टेंजेंट प्लेन लेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर ये अगर वेव फ्रंट है देन इसके हर एक पॉइंट से वेवलेट्स को एमिट कराएंगे, देन ऐसे ये एक टेंजेंट प्लेन लेंगे तो आपको लगातार दिखेगा कि ये जो वेव फ्रंट है ना, नेक्स्ट वेव फ्रंट कहाँ पर आएगा, इसी के कॉन्सेंट्रिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, मतलब वेव फ्रंट की पोजीशन चेंज हो रही लगातार, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। बट अभी हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलने वाला है। नेक्स्ट केस, अगर एक लॉन्ग लीनियर सोर्स हो, कैसा हो बेटा, लॉन्ग लीनियर सोर्स, तो आपको पता है फिजिक्स के अंदर लॉन्ग का मतलब क्या होता है, इनफाइनेटली लॉन्ग। तो एक इनफाइनेटली लॉन्ग सोर्स हो अगर लाइक दिस, ये देखें, तो कुछ बता सकते हैं कि लाइट कैसे जा रही होगी यहाँ से, इस केस में जो लाइट एमिट हो रही होगी वो कैसे मूव करेगी, कैसे प्रोपोगेट होगी। तो अगर आप यहाँ पर एक सर्कल कंसिडर करो तो जो लाइट होगी वो आपको ऐसे जाती हुई दिखेगी, इस तरफ ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो वेव्स के प्रोपोगेशन डायरेक्शन इस बार ऐसे है। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखें तो आपने ऐसे लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ड्रॉ किया था, वैसा ही पैटर्न यहाँ पर है। मतलब लाइट की जो रेज होंगी, लाइट वेव्स जो होंगी वो इन डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही होंगी। सेम चीज यहाँ पर है एंड सेम चीज ही नीचे है। तो अगर आप इस केस में वेव फ्रंट देखेंगे तो वेव फ्रंट आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है बेटा। वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, ये है वेव फ्रंट। कैसा है वेव फ्रंट, बताइए कैसा वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल। तो इस केस में जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या?
बोलो बेटा, Yes. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा सिंपली, क्योंकि नॉर्मल टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट आपको देखना है। अब अगर आपको फील्ड लाइन का पैटर्न याद है, फील्ड लाइन कैसी होती थी इस केस में, तो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर्स हैं लाइट के, सॉरी वेक्टर्स कह रहा हूँ, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, वेव्स के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, तो उसके नॉर्मल प्लेन मैंने कंसिडर किया, आपको सिलेंडर मिलेगा इस बार। नेक्स्ट केस ऐसे ही, आप इसको एकदम लाइट से मैप करके रखिए। नेक्स्ट केस, लेट अगर एक प्लेनर सोर्स हो, प्लेनर सोर्स ऑफ लाइट हो, तो क्या होगा? प्लेनर सोर्स समझते हैं ना कि भाई एक बहुत ही लार्ज शीट ऑफ सोर्स मैंने ले लिया है। अब बहुत ही लार्ज है तो इसका डायग्राम तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसमें से कुछ सेक्शन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इस सोर्स में से कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ऐसे, ये देखिए इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसा है कुछ। तो अगर बेटा इस सोर्स को मैं साइड व्यू देखूं, साइड व्यू मींस इसके साइड में आकर के कोई ऑब्जर्वर देखेगा अगर, तो ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा ये साइड से? वो तो ऐसे ही दिखेगा, साइड से तो इसकी एज ही दिखेगी ये वाली। बताओ भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? नहीं दिखेगा, एंड इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड होगा ये। अच्छा, इस केस में अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए इस केस में अगर यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो बताइए फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है? तो आप बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी इस केस में, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती थी, बल्कि ऐसे जाती थी। कैसे जाती थी? ऐसे जाती थी ना? बोलो भाई, ठीक है ना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आपने देखा था अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो शीट के केस में। बोलो बेटा, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको याद रखना है, इससे याद रख सकते हैं आप। तो इस केस में जो लाइट वेव्स हैं वो इन डायरेक्शंस में प्रोपगेट होने वाली हैं, एंड सिंपली जब आपको लाइट वेव्स ऐसे प्रोपोगेट होती हुई दिखेंगी, तो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स मिलेंगे आपको, वही वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में वेव फ्रंट कैसा मिलेगा? ये पूरे में है स्पेस में, तो ऐसे वेव फ्रंट्स मिलने वाले हैं। बताओ भाई कैसे हैं वेव फ्रंट ये? तो आपको वेव फ्रंट भी प्लेन ही मिलने वाले हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट और सिंपली प्लेनर वेव फ्रंट बोल सकते हैं सर। बोलो भाई, ठीक है क्या? देखिए हाइजन की ये जो वेव थ्योरी थी, हाइजन ने अपनी इस वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ लॉजिक्स का यहाँ पर यूज किया, एंड उन लॉजिक्स के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये एक्सप्लेनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को। तो सबसे पहले ले लेते हैं रिफ्लेक्शन। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस वेव थ्योरी। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर की हुई है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ये वाली सरफेस जो थी, ये रिफ्लेक्टिंग है। ओके, यहां से मैंने क्या किया बेटा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह के, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट किया हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है,
देखिए ये है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसको मैंने इंसिडेंट किया हुआ है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब हम रिफ्लेक्शन को यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो थे एज इट इज वो लॉज हमें यहाँ पर ऑब्टेन करने हैं। अच्छा, अगर इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, वेव्स ऐसे आ रही हैं, लाइट रेज मींस वेव्स ऐसे आ रही हैं, तो बताइए क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो ऐसा ही होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा ही होगा, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल बीम के केस में जो नॉर्मल प्लेन आपको मिलने वाला है वो तो एकदम यही मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है बेटा? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोल दो। ठीक है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट यही होगा। अच्छा, किसी सोर्स से ये पैरेलल लाइट बीम आ रही है, इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको ऐसा दिख रहा है, देन इसको मूव कराते हैं। देखो चलो इसको मूव कराते हैं। ये वेव फ्रंट ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते 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 आएगा जब ये वेव फ्रंट साइड से ले लेते हैं थोड़ा सा साइज इसका। देखो ऐसे, देखो ऐसे आ रहा था, ये था इनिशियली, ये था वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कराते कराते ऐसे आ रहे हैं। वेव फ्रंट अब ऐसे ही मूव करेगा, जस्ट यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जस्ट इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब आपको दिख रहा है कि भाई एक पॉइंट तो है इस वेव फ्रंट का जो जस्ट इंसिडेंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट अभी भी है जो इंसिडेंट नहीं हो पाया है। तो ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन को मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। देखिए ऐसा कुछ हुआ, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर पहुंच गया। अब जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स था, हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था। तो भाई इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से देखिए, इसको समझ गए, रिफ्रैक्शन आपको आराम समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब हर एक पॉइंट से यहाँ पर लाइट रेज निकल रही होंगी क्योंकि हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं पूछूं, बताइए इस पॉइंट से जो लाइट निकलेगी वो इस डायरेक्शन में तो इस प्लेन इस साइड पे एंटर कर नहीं पाई, क्योंकि इधर तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। तो इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट रेज एमिट हुई होंगी वो स्प्रेड तो होंगी, बट किस तरफ स्प्रेड होंगी? इस तरफ। बताइए, ऐसे ही कुछ स्प्रेड होंगी, है ना? तो जस्ट टी इक्वल 0 इंस्टेंट पे, टी इक्वल 0 इंस्टेंट पे देखें तो यहां से जस्ट वेव फ्रंट निकला इस पॉइंट से, सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड लगातार वो वेव फ्रंट जो है वो इस तरह से एक्सपेंड होता जा रहा है। सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ऐसे स्प्रेड होती जा रही हैं, ऐसे हो रही हैं। तो जितनी देर में ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में इस पॉइंट से लेट, अच्छा नाम दे देते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, जितनी देर में ये पॉइंट बी जो था इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का वो इस पोजीशन तक पहुंचेगा पॉइंट बी डैश तक, उतनी देर में पॉइंट ए पे जो पॉइंट सोर्स था उससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ स्प्रेड हो चुकी होंगी। यस और नॉट? बताइए, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? यस सर। जितनी देर में बी से बी डैश तक पहुंचेगा इधर वाला पार्ट, उतनी देर में इधर ए से निकलने वाली वेवलेट्स स्प्रेड हो गई होंगी। मान लेते हैं सपोज कि ये भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम टी लगा, उतने ही टाइम टी में यहाँ से यहाँ तक वो वेवलेट्स स्प्रेड भी हो गई। चलो मान लिया मैंने कि वो स्प्रेड होकर के, यहाँ से जो वेवलेट्स थी वो स्प्रेड होकर के कुछ यहाँ तक पहुंच गई हैं। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ओके, ये सिचुएशन है, ऐसे स्प्रेड हो चुकी है। अब अच्छा, फाइनल पोजीशन जिस इंस्टेंट पे ये पॉइंट बी जस्ट यहाँ पर पहुंचा होगा तो पॉइंट ए से स्प्रेड होने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी वो यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। ये करंट पोजीशन है। अच्छा, पॉइंट ए के इधर वाला जो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए के जस्ट बाद यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पहुंचा होगा थोड़ी देर में, तो उससे भी कुछ वेवलेट्स अब तक निकल चुकी होंगी, एंड वो कहाँ पर होंगी? वो कुछ कम पोर्शन में, वो यहाँ पर पहुंचा होगा तो यहाँ से कुछ वेवलेट्स निकली होंगी, वो कुछ यहाँ पर होंगी। ऐसे यहाँ पर जो सोर्स था उससे जो वेवलेट्स स्प्रेड हुई थी वो ऐसे स्प्रेड होंगी। यहाँ पे जो सोर्स रहा होगा उससे वेवलेट्स भी निकली थी, ऐसे कुछ स्प्रेड होंगी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, वापस से मैं अलग दिखा देता हूँ डायग्राम में। डायग्राम थोड़ा सा वहां पर हमें और भी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए अलग से दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस वेव फ्रंट पे, ये जो वेव फ्रंट आपने दिखाया हुआ है, इस वेव फ्रंट का सबसे पहले
लेफ्ट एंड जो था पॉइंट ए वो टच हुआ है पॉइंट ए, है ना। तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंची, जब तक बी वाला पॉइंट बी डैश वाली पोजीशन में पहुंचेगा तब तक पॉइंट ए से स्प्रेड होने वाला जो वेवलेट्स थी वो यहां पहुंच चुकी। देन एक सोर्स थोड़ी था, ऐसे तो यहां से लेकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस थे, है ना। तो पॉइंट बी जब यहां से यहां तक पहुंचा होगा तब तक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले लें इंटरमीडिएटरी, तो ये पॉइंट भी तो यहां से यहां तक पहुंच चुका होगा। तो इस पॉइंट से भी जो वेवलेट्स स्प्रेड हुई होंगी वो भी सेम मीडियम के अंदर स्प्रेड हो चुकी होंगी। ये देखो यहां पर ये ऐसे पहुंचा होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर पहुंचा होगा, ये यहाँ पर पहुंचा होगा, ये सब सोर्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे। इसको उससे कम टाइम मिला होगा यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करने का, तो इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी वो ऐसे स्प्रेड होंगी। इस वाले से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी उनको और कम टाइम मिला स्प्रेड होने का, तो वो ऐसे कम दूर तक गई होंगी। ये जो सोर्स है इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स गई होंगी वो और कम दूर तक गई होंगी। ऐसे ही करते 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 जब जस्ट बी यहाँ पर पहुंचा है, बी वाला पॉइंट, तो इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी वो बेसिकली समझिए ये है साइज, बट पॉइंट बी जस्ट यहाँ पर पहुंचा तो इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो बेसिकली स्फेरिकल तो हैं, बट उनका साइज क्या है, इनफाइनेटली स्मॉल है। इनफाइनेटली स्मॉल मींस जस्ट पॉइंट साइज यहाँ पर है। अब यही एक्सपेंड होगा, t इक्वल 0 इंस्टेंट ही है जब ये जस्ट पहुंचा है, तो अब ये एक्सपेंड होगा। अब बताइए समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, बताओ बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, बताइए। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम एक बार ड्रॉ कर दूं, देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे कई सारे सेकेंडरी वेवलेट्स मिल रहे हैं, बट अब इस बार डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के हैं। तो बताइए इन सब का जो टेंजेंशियल प्लेन होगा वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल प्लेन ऐसा दिखेगा कुछ, देखिए कितना लॉजिकल है। ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल प्लेन, बताओ ऐसे ही तो होगा कुछ, ठीक है क्या, बोलो बेटा ऐसे ही जाएगा कुछ। तो ये नई पोजीशन होगी क्या, इस वेव फ्रंट की, इंसिडेंट वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये होगी क्या, है ना। ऐसे ही तो था, यही तो पॉइंट था। तो आपको ये डायग्राम अल्टीमेटली एक मिल रहा है रिफ्लेक्टेड वेव्स का, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब जो मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेव फ्रंट ले ली, इनको हटा देते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम बना है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अगर आपको मिल रहा है बताइए, तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसी होंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज इस वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन होती है प्रोपोगेशन की, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन ये थी, ऐसे ही इसके नॉर्मल डायरेक्शन ये है। इसका मतलब हुआ ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो ऐसे जा रही होंगी, तभी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको ऐसा मिला है। दिस इज द फाइनल डायग्राम। एंड ये डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया तो अब इसके बाद तो हमें सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री पूरी बन गई है, अब केवल उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल बेटा ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट ए था, इस पॉइंट को मैंने बी बोला था, ये बी था, ये बी डैश था, ठीक है। यहाँ पर ये ए है, ये ए, 1 मिनट, ये ए था, ये बी था, ये ए डैश है, एंड ये बी डैश, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ये दोनों जो ट्राइंगल आपको दिखना है, ए डैश बी डैश एंड ए बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। बताइए क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आप यहाँ पर चाहें तो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें से ये साइड कॉमन है, ये एंगल यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये एंगल देखिए 90 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एज वेल एज यहाँ पर साइड जो है, मैं लिख देता हूँ, चलो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, ए बी डैश इज कॉमन
एंगल ए डैश बी डैश इक्वल होगा एंगल ए बी बी डैश, वाई ईच 90 डिग्री। एंड यहाँ पर एक साइड आपको दिख रही हो, ढूंढिए डायग्राम के अंदर, ए डैश एंड बी बी डैश, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी इक्वल, उसका रीजन क्या है? ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्यों होंगी इक्वल, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि बेसिकली जितने टाइम में पॉइंट बी से वेव ट्रेवल करके बी डैश तक पहुंची है, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में पॉइंट ए से निकलने वाला जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी वो ए से ए डैश तक पहुंच गई है, ये वाली डिस्टेंस। अब सेम मीडियम के अंदर सेम लाइट की बात हो रही है, सेम वेव ट्रेवल कर रही है, सेम स्पीड से ही ट्रेवल करेगी, तो जितने टाइम में बी से बी डैश पहुंचे उतने ही टाइम में ए से ए डैश पहुंचे, दोनों को टाइम इक्वल मिला, स्पीड सेम थी, तो दोनों ने डिस्टेंसेस भी इक्वल ट्रेवल की होंगी। तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल हो गई आपस में। एंड अगर दोनों इक्वल हो गए तो अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा, हेंस एंगल ए डैश ए बी डैश इक्वल होगा एंगल बी बी डैश ए। कौन से एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है। देखिए इस एंगल की बात हो रही है, तो एंगल कंप्लीट कर लूं मैं पहले। ये ट्रायंगल जो था, इतना पार्ट मैंने अलग से दिखा दिया आपको डायग्राम। मैं इन एंगल्स की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए डैश ए इंटू बी डैश ए डैश ए इंटू बी डैश ए डैश ए इंटू ए एंड बी डैश, एंड ये वाला है बी इंटू बी बी डैश ए, ये वाला एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो गए। दोनों अगर इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो बेटा यहाँ पर ये अगर एंगल इक्वल है तो ये क्या होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। एंड ध्यान से देखें अगर, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, एंड ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होगा, ये होगा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप बोलेंगे कि भाई आई इक्वल है आर के, एंड दिस वाज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए ठीक है ना। फर्स्ट लॉ भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रूव हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ भी प्रूव होता हुआ दिख रहा है। देखिए इसी तरह से एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम प्रोसेस चलने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस फर्क क्या आया है कि यहाँ पर इस बार मैंने मीडियम लिया हुआ है मीडियम 1, इधर लिया हुआ है मीडियम 2। मीडियम 1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सो दैट कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी वो भी कुछ डिफरेंट होगी, v1 बोल दी है। सेकंड मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड वेलोसिटी जो होगी उसको मैंने v2 बोल दिया है। ठीक है, वेव की यानी लाइट की बात हो रही है। अभी इस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट कराया हुआ है, एंड ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो सो दैट ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको दिख रहा है। देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया ये। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो भी एक प्लेन सरफेस ही होगा, तो ये दिखा दिया है मैंने। अब जब आप इसको इंसिडेंट कराएंगे तो आपको दिख रहा है सोर्स से तो दोनों रेज एक साथ ही चली थी, बट ये वाली रे पहले पहुंच गई, ये वाला एंड जो था इस वेव फ्रंट का ये पहले पहुंच गया। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए बोल दिया है, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, ये पहले पहुंच गया। अब जब ये यहां से यहां तक पहुंच गया है तो डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसका साथ समझिए। जैसे ही ये पॉइंट ए इस वेव फ्रंट का इस बाउंड्री पे पहुंचा, बाउंड्री पे पहुंचते ही इस पॉइंट से वेव्स निकलने लगेंगी, सेकेंडरी वेवलेट, एंड वो सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड होने लगेंगी। पहले यहाँ पर थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कब तक, जब तक ये पॉइंट बी यहां से यहां तक पहुंचता है, उतने ही टाइम में पॉइंट ए से जो निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स थी वो दूसरे मीडियम 2 के अंदर एंटर कर चुकी हैं, एंड दूसरे मीडियम 2 के अंदर स्प्रेड हो रही है ना। तो जितने टाइम में बी से बी डैश तक ये वाली वेव पहुंचेगी,
वेव फ्रंट का ये वाला एंड जो था उससे वेव पहुंचेगी, तब तक पॉइंट ए से निकलने वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो ऐसे कुछ स्प्रेड हो चुके होंगे। बताओ ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे लेट एज्यूम कर लेते हैं, कि किसी एक मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, किसी दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कम है। मैंने एज्यूम कर लिया है कि लेट v2 इज ग्रेटर देन v1, मैंने ऐसा माना हुआ है। तो अब क्या होगा कि जब यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि भाई इस पॉइंट से निकलने वाली वेवलेट्स इतना स्प्रेड हो गई, ठीक है, इसके बगल में कोई पॉइंट होगा, ये इससे निकलने वाली जो वेवलेट्स होंगी वो कुछ कम स्प्रेड हुई होंगी, क्योंकि इनको कम टाइम मिला है, इनको थोड़ा सा कम टाइम मिला है स्प्रेड होने के लिए। इसके बगल में जो होगी, इसके बगल में अगर एक सोर्स यहाँ पे कंसिडर करें, इसको और कम टाइम मिलेगा स्प्रेड होने के लिए। इसके और बगल में कंसिडर करेंगे एक सोर्स, उससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स मिली उनको और कम टाइम मिला है। एंड जस्ट बी, जब बी डैश पे पहुंचा है उस पोजीशन तक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से जो वेवलेट्स चली थी वो इस तरह से स्प्रेड है। अब इस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि पॉइंट बी तो जस्ट यहाँ पर पहुंचा है अभी, तो पॉइंट बी से निकलने वाली जो वेवलेट्स होती है वो भी अनडाउटली स्फेरिकल थी, बट t इक्वल 0 इंस्टेंट पे तो ये अभी यहीं पे कन्फाइंड थी। बताओ, t इक्वल 0 इंस्टेंट पे तो यहीं पर थी, जस्ट पॉइंट साइज्ड। बोलो बेटा, ऐसे ही तो होगा। तो अभी अगर आप टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे तो ये एक आपको प्लेन मिल रहा है, ये एक पॉइंट ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स थी, उनकी पोजीशन मैंने दिखा दी आपको ऐसे, दूसरे को मैंने दिखा दिया है ऐसे, कई सारे मैंने यहाँ पर दिखा दिए इस तरह से। इन सब के टेंजेंशियल प्लेन आपको लेना है फॉरवर्ड एक्शन में, तो ऐसा जाएगा कुछ। बताओ बेटा, ऐसे ही तो कुछ मिलेगा, ठीक है ना? कुछ इस तरह का आपको टेंजेंशियल प्लेन मिलने वाला है, कुछ ऐसा। अब अगर आपको ये टेंजेंशियल प्लेन क्लियर हो रहा है कि हमने कैसे ड्रॉ किया है, बाकी के वेवलेट्स मैं हटा देता हूँ, इससे ही हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रेज को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के नॉर्मल होगा, बताइए, ऐसे जाएंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या, सॉरी, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी वो ऐसे जा रही होंगी ना कुछ, बताइए ठीक है। तो दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्या करना है आपको, अगेन दो ट्राइंगल यहाँ पर दिखेंगे आपको, एक ट्राइंगल तो दिखेगा आपको ये ए बी बी डैश, एक ट्राइंगल आपको दिखने वाला है ये, इसको मैं पॉइंट ए डैश बोल रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा ये वाला ए डैश बी डैश। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर ए बी बी डैश के अंदर साइन आई लिखने जा रहा हूँ। व्हाट इज आई? आई इज दिस, ये एंगल है आई। ये अगर आई है तो बेटा ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ तो 90 डिग्री एंगल था। ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई होगा। बोलो ठीक है, दिस वाज आई। तो साइन आई इस ट्राइंगल के अंदर लिखिए, साइन आई। तो आप क्या बोलेंगे कि ये इक्वल होगा बी बी डैश अपॉन दिस साइड। लेट ये जो डिस्टेंस है ये टी बोल दिए, तो दिस विल बी, या फिर चाहो आप इसको ऐसे ही रहने दो, इन टर्म्स ऑफ ए बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी डैश। इन अदर ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे ये जो एंगल बनाती है, दिस इज द आर। ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, ये आर हो जाएगा क्या? बोलो ठीक है बेटा, दिस विल बी आर हो जाएगा ना। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला देखो, ये आर था, ये 90 माइनस आर था, तो ये आर होगा। तो साइन आर लिखिए इस ट्राइंगल के अंदर, साइन आर। साइन आर कितना होने वाला है? साइन आर लिखेंगे आप तो होगा परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन हाइपोटेनस ए बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होगा ए डैश ए बी डैश, दोनों में ही कॉमन था, तो बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब ये बी बी डैश क्या है? तो देखिए इस मीडियम के अंदर ये जो वेव है
ये v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, जितने टाइम में ये वेव बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट तक पहुंची उतने ही टाइम में ए पॉइंट से ए डैश तक सेकेंडरी वेवलेट पहुंच गई थी। तो बी से बी डैश तक पहुंचने में लगने वाला टाइम अगर टी है एंड v1 स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही थी, तो v1 इंटू टी इज द वैल्यू ऑफ बी डैश। उतने ही टाइम टी के अंदर ए से ए डैश तक वेवलेट्स पहुंच गई हैं, तो ये कितना हो गया, ये v2 इंटू टी हो गया। ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर चल रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल होगा। ये लिखा है बेटा v2, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन आई 1/v1 इक्वल होगा साइन आर 1/v2, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, देख लीजिए। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से c का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। ये देखिए ये क्या बन गया है, ये बन गया है μ1 इंटू साइन आई, इस तरफ लिखा है μ2 इंटू साइन आर। सो दिस इज द रिलेशन जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते थे। तो हम सेकंड लॉ पे पहुंच गए। फर्स्ट लॉ भी इसी तरह से अगर ज्योमेट्री को ध्यान से देखेंगे तो वो भी इसी में प्रूफ हो रहा है पेपर्स में। देखिए कैसे एग्जांपल हमें बताना है, शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बताना है हमको। क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन समझिए। एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, बाकी एग्जांपल आप करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपसे बोला कि लेट ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। इस कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में मैंने एक वेवफ्रंट इंसिडेंट कराया है, इस तरह का प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। आपको बताना है फाइंड शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या बताना है, शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमको बताना है। कैसे करेंगे, तो आपको समझना होगा कि भाई वेव फ्रंट अगर ऐसा था प्लेन, इट सिंपली मींस कि जो इंसिडेंट रेज रही होंगी वो पैरेलल रही होंगी, क्योंकि पैरेलल रेज के लिए ही वेव फ्रंट आपको प्लेन मिलता। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई इंसिडेंट रेज। अच्छा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती किसी कॉन्वेक्स लेंस पे तो ये कन्वर्ज हो जाती फोकस पे जाकर के। तो लेट यहाँ पर कहीं फोकस है, तो फोकस पे ये रेज कन्वर्ज होने वाली है। देखिए ऐसे कुछ ये कन्वर्ज हो गई है, ऐसे मैंने कुछ इनको कन्वर्ज करा दिया है। अब बताइए अगर ऐसी रेज होती तो वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए था। तो आपको पता है वेव फ्रंट तो हमेशा रेज के प्रोपोगेशन के, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के नॉर्मल प्लेन जो होता है वही होता है। तो अभी यहाँ पर इस तरह से जब रेज किसी पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही है तो शेप कैसा मिलेगा, शेप कैसा मिलेगा बताइए। ऐसा, तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर मिल रहा है, हो जाएगा ना, ठीक है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। तो सेम लॉजिक लगाना है आपको, एंड अब आपको आंसर्स देने हैं। ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम पहले। चलो ये एग्जांपल है, आपको शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बताना है। ये सारे के सारे केसेस में मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल करिए पहले। तो देखिए फर्स्ट केस में आप जैसे ही वेव फ्रंट देख रहे हैं तो पहले तो वेव फ्रंट की हेल्प से आप इंसिडेंट रेज को ड्रॉ करिए कि इंसिडेंट रेज कैसी रही होंगी। ऐसी इंसिडेंट रेज अगर ऐसी थी तो इसका मतलब हुआ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज कहाँ पर मिलती, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज फोकस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाती। लेट ये फोकस है, ऐसा मैंने मान लिया कि रेज ऐसे आ रही थी, देन ये ऐसे कन्वर्ज हो गई है। दिस इज द पॉइंट। तो अब इस पॉइंट पे फोकस है, एंड फोकस अगर यहाँ पर है तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे भाई रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, एंड रिफ्लेक्टेड रेज के नॉर्मल एक प्लेन कंसिडर करिए, तो ऐसा प्लेन आपको मिलेगा। तो ये हो गया आंसर।
अब जो रिफ्रैक्टेड जो वेव फ्रंट है उसको मैं डिफरेंट कलर्स दिखा देता हूँ। तो ये है इस बार सेकंड केस में इंसिडेंट रेज आपने देखी, आपको तुरंत दिखा कि भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट का केस है। ये लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन किधर जाती हैं? तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको पता है फोकस की तरफ जाती हैं, बट इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल स्पेस में होता है, इधर कहीं। तो ये लाइट रेज ऐसे कुछ जाएंगी, है ना। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, अब इस साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऐसे जा रही होंगी। अब रिफ्रैक्टेड रेज को देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, तो वेव फ्रंट ऐसा होगा, ठीक है ना। ये हो गया वेव फ्रंट। नेक्स्ट डायग्राम में अगेन इंसिडेंट रेज आपको कैसी दिख रही है? ऐसी ऐसी दिख रही हैं। बताइए वेव फ्रंट कैसे होंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन के रेज कैसे जाएंगे? तो डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस की तरफ ये हो। फोकस इसका किस तरफ होता है? इसका फोकस, सेकेंडरी फोकस इसका लेफ्ट साइड में होता है, तो रेज ऐसे जाएंगे ना कुछ ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब अगर आप इन रेज को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ऐसे रेज जा रही हैं, फोकस की तरफ डायरेक्ट करती हैं ऐसे। तो वेव फ्रंट कहाँ होगा इनके? नॉर्मल ऐसा। नेक्स्ट केस में देखें तो इस पॉइंट को सेंटर बना करके यहाँ पे आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन है। तो इसका मतलब जो रेज आ रही होंगी वो इस पॉइंट से ऐसे आ रही होंगी, सो दैट कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसके नॉर्मल हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से ऐसे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f की बीच की पोजीशन जहां पर इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का सेंटर था वहां पर रहा होगा। बताओ बेटा, ऐसा कुछ रहा होगा केस? अब अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f के बीच में है तो इमेज भी उस तरफ बनती, अब बियॉन्ड 2f, तो ऐसा कुछ केस बनेगा। दैट अब बियॉन्ड 2f पोजीशन यही मैंने मान ली है, स्पेस नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ। अब क्या होगा? ये ऐसे जा रही है रेज, बताइए वेव फ्रंट कैसा होगा? तो ऐसा होगा कुछ, समझ पा रहे हैं? ठीक है।